अरे आज एब्सेंट तो कोई नहीं है फिर, कौन? उसे क्या हो गया? A ray of light falls normally on one face of a prism of angle 45 degree. A ray of light falls normally on one face of a prism of angle 45 degree. If the critical angle of the prism is also 45, if the critical angle of the prism is also 45, trace the path of rays. Trace the path of rays. बातचीत नहीं होगी, पहले क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद सोचेंगे। छोड़ कह रहे हैं प्रिज्म है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म भी 45 है और हमने एक लाइट डाली उसके ऊपर। कैसे डाली है? इट इज फॉलिंग नॉर्मली परपेंडिकुलरली। ये प्रिज्म ले लिया और इसके एक फेस पर लाइट हमने परपेंडिकुलर डाल दी ऐसे। प्रिज्म का एंगल कितना है बताइए? ये रे किधर को जाएगी, कैसे जाएगी? उदित बाबू निकालिए। पीछे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लिए? क्यों? आँख थी उन्होंने तो एक हफ्ता हो गया। लेट कैसे? हेलो बच्चों, उठाड़ो वही क्वेश्चन। यार कमाल कर रहा है, सामने शक्ल से दिख रहा है उसकी। देखो नॉर्मल डालेगा, ये 45 है, ये कितना है 90, कितना बचा 45, ये 90 हो गए, 2 45 हो गए। अच्छा ये क्या डाला हुआ है? नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो पूरा एंगल 90 का हो गया, तो कितना बच गया 45। जितना इसका एंगल प्रिज्म का एंगल है उतना ही क्या है इसका प्रिज्म का एंगल नहीं है, सॉरी ये क्या दिया हुआ था क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है? और आपने लाइट जो इंसिडेंट करी वो भी किस पे कर दी 45 पे। जब याद करो TIR, जब लाइट को आप क्रिटिकल एंगल के बराबर डालते थे तो लाइट सरफेस के लॉन्ग चली जाती है। जब लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर डालोगे तो लाइट वापस आ जाएगी। ये तो कर रहे थे हम, यही तो कर रहे थे। तो लाइट अगर आपने क्रिटिकल एंगल के बराबर ही डाल दी तो किधर को जाएगी? अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस। इस केस में R का एंगल कितना होगा? तो पढ़ के नहीं आया, उनकी हालत ऐसी लगती है, शक्ल से देख रहे होते तो क्या कर रहे हैं, पता नहीं होता शक्ल से कितने पढ़ के आए। नहीं पढ़ते, पूछ लो कुछ भी बता दो। डेल्टा और म्यू में क्या रिलेशन लिखा था? जितना याद है वो बता। ठीक है चलो आगे चलो, बोलिए। नहीं दिया नहीं उसने, कहाँ दिया? हाँ दिया दिया तभी तो क्यों? अच्छा ऑब्वियस किया, ठीक ठीक।
इसके बाद आपका चैप्टर आ रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सबसे आखिरी में करेंगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में अगर क्लास मिस कर दी ना तो मेरे से मत कहना दोबारा कराने के लिए, पहले कह रहा हूँ। बिल्कुल अलग चैप्टर है, सिंपल रे ऑप्टिक्स वाला नहीं है। तुम लोग थोड़ा इधर से रखो, वहाँ से खड़े हो जाओ, आपको कॉलिंग भी कर ऐसी की बुराई करते हैं, मुझे पता है इसे कोई भी तरीके से देख रहा हूँ, घर के रात में मार देता हूँ, वैसे घर में लिखो इधर। अब वेव ऑप्टिक्स में हम क्या करेंगे, देखो सुनो, दो तरह से ऑप्टिक्स पढ़नी है आपने, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन में आपने दो तरह के फिनोमिना पिछले चैप्टर में पढ़े, रिफ्लेक्शन पढ़ा और रिफ्रैक्शन पढ़ा, वही पढ़े। इन दोनों में लाइट सीधी जाती थी जैसे बॉल जाती है, ऐसे ऐसे फेंक के मारी मैंने ऐसे, तो बॉल यूं गई और यूं चली गई, ऐसी जा रही लाइट। लेकिन बहुत सारे फिनोमिना लाइट के ऐसे हैं जो जब तक लाइट को एज ए वेव ट्रीट नहीं करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो लाइट बिहेव्स लाइक वेव ऑल्सो। डुअल नेचर की चैप्टर आने वाला है अभी, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि लाइट दो तरीके से बिहेव करती है, लाइक मैटर और लाइक एनर्जी या वेव। तो डुअल नेचर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, पोलराइजेशन, और कौन सी चीज़ पढ़ेंगे, स्कूल में करा होगा थोड़ा बहुत, कुछ नहीं कराया होगा, बिल्कुल स्लो नहीं चल रहे हो कुछ। चलो मैं सिंपल सिंपल शुरू करता हूँ, चलो लिखो। इन वेव ऑप्टिक्स वी स्टडी द वेव नेचर ऑफ लाइट। उज्जवल को नहीं आ रही क्यों, ये तो सखी है खास। In wave optics we study the wave nature of light, that is we study those phenomenon of light which are dependent on wave nature of light, which are dependent on wave nature of light. इस बार हम कौन कौन से वो पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब वो फिनोमिना है जो लाइट एज ए वेव ट्रीट करके हम समझ सकते हैं, लाइट एज ए वेव ट्रीट करके हम समझ सकते हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं। हेडिंग डालिएगा सबसे पहले, वेव फ्रंट। अब बातचीत मत करना थोड़ी देर, वेव फ्रंट। क्या कह रहे हो, अभी तक लाइट को चार्ट कैसे ट्रीट करें, समझ नहीं आ रहा था, धीरे बोलेगा तो इससे इंटरनेट खराब हो अभी तक कैसे ट्रीट करेगा लाइट को, लाइट को कैसे ट्रीट करें, लाइक मटेरियल पार्टिकल। बॉल की तरह नहीं जा रही थी लाइट, जैसे बॉल को तू इधर से वहाँ पे आदित्य के पास पहुँचा नहीं करना यहाँ से, तो कैसे मारता था दीवार, वैसे टेढ़ी मारता रहा, वो वहाँ पहुँचता है ना, जैसे बॉल जाती है। अब तू ट्रीट करेगा लाइक वेव्स और बहुत चीज़ें देखेगा। अभी तक तूने ये नहीं बोला कि लाइट प्लस लाइट इट विल गिव यू डार्कनेस, ऐसा कुछ बोल नहीं पाया तू आज, अब की बार बोलना शुरू करेगा, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। लिखिए भी, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर समझते हैं क्या है। इट इज द लोकस, it is the locus of all such points, it is the locus of all such points which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same phase. देखो इसमें एक वर्ड आया लोकस, पढ़ा है नहीं मैथ्स में, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा।
क्या होता है? खतरनाक वाली बात है ना, आसान भाषा में समझा दूंगा। नहीं, लोकस क्या होता है? लोकस इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है। विच सेटिस्फाइज अ गिवन कंडीशन। लोकस, तुझे पीछे से आगे बैठना है, चश्मा भी लगाया हुआ है, दिख क्या रहा है? एक आंख से दिख रहा है। वाह, एक की 4.5, दूसरे की कितनी है? 0 बेटा ये कैसे चमत्कार किया तुमने? एक आंख का ज्यादा इस्तेमाल करता है। सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। बैठना है आगे, आजा फिर आजा आगे आजा यहाँ पे आजा। तू यार खुद ही बोल दिया था। वैसे ऐसा होता कैसे है 4.5 और 0 का हिसाब? क्या ऐसे ऐसे कभी घूर कर देखते हैं ऐसे किसी को? आजा आजा भागे फटाफट, राइट साइड में। या पहले पिक्चरों में रोल करता था वो काली पट्टी लगा के साइड में बैंक में लूटने का। सेट ऑफ पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। देखिए समझिए बात। हमने क्या कहा? हमने कहा एक पॉइंट ले लो, पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लो यहाँ पर ए। अब इससे 2 सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट लो। हमने इससे 2 सेंटीमीटर दूर एक और पॉइंट ले लिया। अब मैं कहता हूँ एक और पॉइंट लो, एक और पॉइंट लो, एक और पॉइंट लो, एक और पॉइंट लो। जो सारे पॉइंट हमारे ए पॉइंट से कितना दूर हो? 2 से। कंडीशन क्या रख दिया आपने कि भैया 2 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए आपके पॉइंट से। क्या करोगे? इतना रेडियस लेकर सर्कल की जगह अगर मैं स्फीयर कह दूं चलेगा? सर्कल की जगह मैं स्फीयर कह दूं चलेगा? उस स्फीयर पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो ए पॉइंट से कितना दूर होगा? तो वो स्फीयर क्या हो गया? लोकस हो। वो स्फीयर क्या हो गया? लोकस हो गया। लोकस क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर दें, सेट ऑफ पॉइंट्स जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कंडीशन थी कि भैया ए से कितना दूर होना चाहिए? एक और एग्जांपल ले लो। हमारे पास एक लाइन है, उससे 2 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना आपने ले लिया। अब मैं कहता हूँ और बहुत सारे सेट ऑफ पॉइंट्स लेके दिखाओ ऐसे, तो आप बोलोगे इसके ऊपर पैरेलल लाइन डाल दो यहाँ से। इस पैरेलल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे हमारी लाइन से कितना दूर होंगे? तो ये लाइन क्या बन गई? लोकस। ये लाइन क्या बन गई? लोकस। ठीक है। अब लाइट आपने पढ़ी है। लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। कौन से चैप्टर में? ईएम वेव्स के चैप्टर में। क्या पढ़ा था हमने उसमें? कि इलेक्ट्रिक वेक्टर लगातार सिनुसॉइडली बदलता रहता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, लगातार आगे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, लाइट की डायरेक्शन कैसी होती है? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर और प्रोपगेशन की लाइन ऑफ प्रोपगेशन, ये आपस में एक दूसरे कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और वो सीधा। ठीक है, तो ये तीनों आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या करती रहती है? बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, वाइब्रेट करती रहती है, वाइब्रेट करती है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, कहानी सुना कर उसके बाद। अब ऐसे सोचो कोई लाइट का सोर्स है, वहां से लाइट का सोर्स क्या होता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? व्हाट इज, वाओ, सन। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। गलत क्या बोला उसने? ठीक है, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। सन, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करने के लिए क्या चाहिए होता है? बहुत बढ़िया, ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटिंग पार्टिकल, यानी पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक, अब मैं इसको ऐसे ही लेके चलता हूँ कि लाइट के फोटोन्स आ रहे हैं, बहुत सारे लाइट के क्या आ रहे हैं, और उनका सबका अपना अपना एक वाइब्रेशन, अपना अपना एक स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है ना। अब लाइट जब ऐसे आती है, मान लो यहाँ पर सोर्स है मेरे पास, सोर्स से लाइट आ रही है। लाइट की कैसी रेज आ रही है? पैरेलल रेज आ रही है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सेम टाइम लगा, तीनों रेज को। अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन ले लूँ, प्लेन, ये प्लेन, और ऐसे साथ मान के चलो ये लाइट नहीं आ रही है, ये लाइट नहीं आ रही, लाइट के पार्टिकल्स आ रहे हैं। लाइट के पार्टिकल्स लगातार क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। लाइट के पार्टिकल लगातार क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं।
अब ये वाइब्रेशन, इन सभी पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की स्टेट या फेज कैसी है? ऑल दीज पार्टिकल्स दे आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। क्यों? यहां से चले थे, जो जब यहां से चले थे तो सेम स्टेट पे थे, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, टाइम भी कैसा लगा? तो वाइब्रेशन की जो स्टेट एक की थी वही 2 की है, वही 3 की है, वही मिलियंस ऑफ रेज की है। तो हम यहाँ पर एक एक रे को नहीं पकड़ेंगे। अब इस वेव फ्रंट में हम क्या करेंगे? एक एक रे को नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रे नहीं आ रही। जैसे हम क्या पहले कहते थे? हम पहले कहते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, फिर आपने उसकी जगह क्या वर्ड यूज करना शुरू कर दिया? आपने कहा यहाँ फ्लक्स है। फ्लक्स का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारी है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो आप क्या वर्ड से यूज करने लगे उसकी जगह? फ्लक्स। तो हम भी यहाँ पर 1, 2, 4, 6 रेज में इंटरेस्टेड नहीं है। अब यहाँ से क्या आ रहे हैं? वेव फ्रंट। अब देखो वेव फ्रंट की डेफिनेशन है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। यहां से लाइट चली, पार्टिकल्स में वाइब्रेशन था, यहां तक जो पार्टिकल्स पहुंचे उन सभी में कैसा है? फेज कैसा है? सेम है। अगला वेव फ्रंट आएगा, उसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, लेकिन एक वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। मैं इस बात को बहुत क्लियर कर दूं, लाइट में पार्टिकल्स नहीं होते, मैं फिर समझा रहा हूँ इस बात को बार बार, लेकिन पार्टिकल को कह के समझाना आसान हो जाता है क्योंकि हम फोटोन्स को डिफाइन कर चुके हैं पहले से। तो लाइट के पार्टिकल्स बोल रहा हूँ मैं यहाँ से, लाइट के पार्टिकल नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, लाइट में कोई पार्टिकल नहीं होते। लाइट में पार्टिकल होते तो 3-4 ग्लासेस लगाने के बाद लाइट पार कर देते हो आप उसमें से, फिर भी निकल जाती है लाइट। लाइट में पार्टिकल नहीं होते। हम केवल डिफाइन क्या करते हैं, हमने पहले भी करा हुआ चैप्टर्स में, क्या चीज़ को? फोटोन। बस ये लाइट के पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर एनर्जी भरी हुई है और ये चलते रहते हैं, इनके अंदर वाइब्रेशंस होती है। हम लाइट के पार्टिकल 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 कहते चलेंगे तो इसमें ये मत समझना कि पार्टिकल बता रहा हूँ, समझाने के केवल तरीके को ले रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? आगे चलो। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। और 2 मिनट का टाइम दो, लिखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहला टाइप आ गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसे? ये मैंने एक सोर्स लाइट ले लिया, पॉइंट सोर्स ले लिया, क्या ले लिया? पॉइंट सोर्स ले लिया। अब यहां से लाइट की वेव्स निकल रही होंगी, इधर को भी जा रही होंगी, इधर को भी जा रही होंगी, इधर को भी जा रही होंगी। अगर मैं टी टाइम के बाद एक स्फीयर बना लूं तो वो स्फीयर कैसा बनेगा? और ये जो पार्टिकल है, 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 इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल है सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि सोर्स से यहाँ तक पहुँचने में सेम टाइम लगा सबको, डिस्टेंस भी सेम, टाइम भी सेम, तो यहाँ पर वाइब्रेशन का फेज भी सेम। तो ये जो स्फेरिकल है इसे हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव। ये क्या, ये किससे बनता है? ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो, लिखे जा कि यहाँ पर हमने एक बल्ब रखा हुआ है और बल्ब से ऐसे गोले निकल रहे हैं, एक गोला निकला, दूसरा बड़ा गोला, एक और गोला निकला, एक और गोला निकला, एक और गोला निकला, मतलब लाइट के रेस नहीं निकल रही, क्या निकल रहे हैं? वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं। लाइट के क्या निकल रहे हैं? वेव फ्रंट्स। ऐसे समझो, लाइट बल्ब रख दिया आपने बीच में, बल्ब क्या है? पॉइंट सोर्स, उससे एक गोला निकला लाइट का, कुछ ट्रेवल करके आगे, दूसरा गोला निकला, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा निकला, ऐसे लगातार 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 निकलते चले जा रहे हैं। ये सब गोले क्या हैं? ये स्फीयर्स क्या हैं? वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। इनकी क्या खास बात है कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं लाइट के, दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। दूसरा लिखो, अच्छा एक और लाइन कहीं लिख देना, रे एंड वेव फ्रंट आर ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पॉइंट सोर्स है, ये क्या आया, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये रे निकली एंगल की तरह, बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रे निकली, 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 सारे एंगल कितने आ रहे हैं? रेज और वेव फ्रंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर, ठीक है, ध्यान रखिए। इस चैप्टर में पहले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है जो आज से शुरू करा दूंगा मैं। अगला लिखो, एक तरह का वेव फ्रंट पढ़ लिया हमने, कैसा वेव फ्रंट निकलेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा लिखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सोच सकते हो किससे बनता होगा? लाइन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइन मतलब, अरे ट्यूबलाइट ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, लाइन सोर्स ले लो, इससे लाइट कैसे निकलेगी? ऐसे, ऐसे निकलेगी, निकलेगी ना। तो इसके चारों तरफ क्या बना देता हूँ मैं? एक सिलेंडर बना। तो अगर ट्यूबलाइट ऐसे खड़ी कर देंगे तो इसके चारों तरफ से वेव फ्रंट्स कैसे निकलेंगे? ऐसे, 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 सिलेंडर की फॉर्म में निकलेंगे, है ना जान? कैसे निकलेंगे? सिलेंडर की फॉर्म में निकलेंगे। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स फॉर्म्ड बाय लाइन सोर्स। लाइन सोर्स ऑफ लाइट। हो गया? नेक्स्ट लिखो प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कहाँ बनेगा? हाँ बनेगा तो वैसे ही, इट इज फॉर्म्ड बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये लाइट आई, ये लाइट रेज आ रही है, ये बन गया एक वेव फ्रंट, ये बन गया दूसरा वेव फ्रंट, इन्हें कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ये कैसे है? ये ऐसे है, ऐसे। लाइट रेज कैसे जा रही है? ऐसे। और वेव फ्रंट कैसा है? ऐसे, 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 ऐसे। इस एक वेव फ्रंट में जो मेरे हाथ में है, all the particles of light are vibrating in same phase। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात में? वेव फ्रंट क्या हो गया? वेव फ्रंट समझ में आ गया? अब हम रेज नहीं लेंगे, 1 रे 2 रे 4 रे का काम नहीं है। अब हम किसकी बात करेंगे इस चैप्टर में? वेव फ्रंट आया, लाइट आएगी तो हम कहेंगे लाइट ऐसे है, वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट चला। अब हम बात करेंगे ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट बना ले सकते, वेव फ्रंट। और भी बन जाते हैं। नितिन बाबू, अगर हम यहाँ सोर्स ऑफ लाइट रख दें जो कि लेंस के फोकस पे, लेंस के फोकस पे, तो ये चारों तरफ क्या बनाए? गोले बनाएगा। पॉइंट सोर्स से क्या बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। लाइट ऐसे ही तो जाएगी, एक वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा, इधर की तरफ बनता रहेगा। मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे लेंस की तरफ जाना है। तो ये वेव फ्रंट क्या हो रहे हैं? फैल रहे हैं, वेव फ्रंट फैल रहे हैं। इस तरह के वेव फ्रंट्स को हम बोल देते हैं डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। अब अगर फोकस पे किसी लाइट के पार्ट उसको रखोगे और ऑब्जेक्ट को रखोगे तो क्या करेगा वो? पैरेलल टू पैरेलल डाल देगा या नहीं? अरे अगर फोकस से लाइट जाएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। कौन सा वेव फ्रंट बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। और लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो कहाँ मिलेगी? देख लो अच्छे से, फिर बात करेंगे। कुछ नहीं, हम
नाम में चलने दो, कितनी तरह के वेव फ्रंट्स हो सकते हैं। स्कूल में एसी हो गया किसी के? एसी हो गया, मतलब चल रहा है। पहुंच तो गई बात तब तो पकड़ ही लेंगे ना स्पीड है। डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, अगर किसी बच्चे को टेस्ट देने हैं एग्जाम से पहले तो मुझसे अलग से मिलने, पेपर्स बनवाने में अलग से टेस्ट ले लूँगा उसके। ध्यान रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट के अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हारी तैयारी हो रही है और टेस्ट लेने चाहिए, मैं तो सिलेबस के बाद ज़्यादा शुरू करूँगा। अगर किसी को चाहिए अभी तो मैं लगातार हर हफ्ते आप चाहो तो मेरे पास टेस्ट दे सकते हो, मैं टेस्ट बनाता रहूँगा, चेक करके देता रहूँगा। ठीक नहीं, वो मुझे मालूम है, मूड नहीं है, इसीलिए मैं पूरी क्लास का ले रहा हूँ, आधी काफ़ी ब्लैंक बनती है उसको, इसीलिए मैं ऑप्शनल छोड़ रहा हूँ। तुम लोगों को जो बच्चा समझदार है, जो टेस्ट देना चाहता है, तो मुझसे 2 दिन पहले बता दें, मैं पेपर बना दूँगा, चेक कर दूँगा और पेपर मेरे घर आके दे देना या सेंटर पे आप दे देना। चलिए आगे चलिए, बता दूँ। नाम बोलना बड़ा मुश्किल है। कोई इसे हाइजीन प्रिंसिपल कहता है, कोई इसे ह्यून्स प्रिंसिपल कहता है, जो तुम्हें समझना हो कर लो, उस पर देख लेना, नेट पे पता लगेगा। हो गया शुरू, पहले लिख लो फिर बात करो। दिस प्रिंसिपल टेल्स अस, नाम ही तो है। अब जैसे देव के पापा से बल्लू कहते हैं, मम्मी बबलू कहती है, कुछ भी कह दो है, दोस्त तो कुछ और ही कहते हैं। दिस प्रिंसिपल टेल्स अस हाउ अ वेव इज प्रोपगेटेड। दिस प्रिंसिपल टेल्स अस हाउ अ वेव इज प्रोपगेटेड। दैट इज, if we know the position and shape of a wavefront, x of a wavefront, थोड़ी मेरी आवाज आज गड़बड़ हो रही है। If we know the shape and position of a wavefront at some instant, then with the help of this principle we are able to know its shape and position. We are able to know its shape and position sometimes later on. Sometimes later on. कुछ नहीं, समझने की कोशिश मत करो, बाद में बात करेंगे। लिखो पोस्टुलेट्स। वो सिर्फ इतना ही बोल रहा है कि अगर हमें एक वेव फ्रंट के बारे में मालूम है तो कुछ देर बाद उस वेव फ्रंट की शेप कैसी हो जाएगी और कहाँ बनेगी, ये हम पता लगा सकते हैं। किससे? इस प्रिंसिपल से पता लगा सकते हैं। अगर हम, ठीक है, अभी पोस्टुलेट्स लिखने के बाद समझाता हूँ क्या कह रहा है। लिखो पहले, every point on the primary wavefront, every point on the primary wavefront becomes a fresh source of
secondary wavelets which spread out in the medium, with the speed of light. ठंडा इसलिए नहीं कर रहा, बिल्कुल लो पे कर रखा। लिखो आगे दूसरा, द सरफेस टेंजेंशियल टू, दूसरा पोस्टुलेट, द सरफेस टेंजेंशियल टू द सेकेंडरी वेवलेट्स, द सरफेस टेंजेंशियल टू द सेकेंडरी वेवलेट्स in the forward direction, gives the new position, and shape of the wavefront. शुरू करें, अब देखो समझ में आएगा क्या कर रहे थे। ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट आ गई। कौन सी सोर्स है? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से वेवफ्रंट कैसे निकलते हैं? स्फेरिकल निकलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बना ली। ये वेवफ्रंट क्या है? इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी आई है ना। सारे के सारे पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो मान लो ये मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है जिसको मैंने पहली बार कंसिडर किया। ये क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट। आज तुम सारे साथ में, आप यहाँ पर क्लास में नहीं है, आज क्लास में नहीं है, आप ध्यान रखिए प्लीज। ये सोर्स कैसा है? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से लाइट के वेव फ्रंट कैसे निकले? स्फेरिकल। इस पूरे स्फेरिकल वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। चलिए इसमें कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स दे आर ऑल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये तो आ गई वेव फ्रंट की डेफिनेशन। पहला पोस्टुलेट पढ़ो। कह रहा है प्राइमरी वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब अपनी अपनी लाइट निकालेंगे, वो फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट का काम करेंगे। ये भी तो पॉइंट सोर्स हो गया। ये अपनी लाइट निकालेगा, ये अपनी लाइट निकालेगा। ऐसे ये सारे कौन से वेव फ्रंट्स बनाएंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाएंगे। थोड़ा डिजाइन बनाने में ऐसा होगा, बनाएंगे। ये सारे अपनी अपनी लाइट निकालेंगे। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही इन सब की फ्रीक्वेंसी भी होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वेवलेंथ बदलती है और वेलोसिटी बदलती है जब मीडियम बदलता है। फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी किसकी है? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। इस वेव फ्रंट पर आने वाले सभी पॉइंट्स फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे और अपनी अपनी लाइट निकालेंगे। अब हमने क्या किया? ये पहला आपका पोस्टुलेट हो गया। दूसरे वाले में अब हम क्या करेंगे? क्या बोला था हमने? जब ये ह्यूम्स प्रिंसिपल लिख रहे थे तो क्या लिखा था कि अगर हमें एक वेव फ्रंट के बारे में पता हो तो जो अगला वेव फ्रंट बनने वाला है उसकी शेप देखो और पोजीशन हम पता लगा सकते हैं। मान लीजिए ये वेव फ्रंट बनकर आया आपका लेट अस से t = 0 पर। ठीक, अब आपको ये पता लगाना है t टाइम के बाद इसकी शक्ल कैसी होगी, कहाँ बनेगा, ये बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से रेडियस लेंगे। कितना? इस गोले का रेडियस कितना लेंगे? ct। क्यों लिया?
वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है? लाइट की स्पीड क्या है? c, और टाइम कितना ले लिया? तो c इंटू टी क्या देगा? मान लो t टाइम के बाद, मान लो t टाइम के बाद अब ये पता लगाना है कि लाइट कहाँ पहुंच गई। तो आप क्या कर रहे हो? c इंटू टी यानी स्पीड इंटू टाइम, इतना रेडियस लेके हर पॉइंट के चारों तरफ क्या बना लो? सर्कल मत बोलना, स्फीयर, गोले बना लो। ये सारे गोले बन गए? बन गए कि नहीं बन गए? सर्कल तो नहीं दिख रहे किसी को? सर्कल मत देखना, इसमें सर्कल के ऊपर डलती है टेंजेंट, जो कि एक लाइन होती है, और मैं इसके ऊपर चादर बिछाने जा रहा हूँ ऐसे, टेंजेंशियल सरफेस। मुझे बॉल दिख रही है ना, बॉल दिख रही है ना, लाइन नहीं लगाऊंगा मैं, सरफेस डालूंगा। ये भी तो यही है। ये कैसा आ रहा है? ये ऐसा ही तो आ रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लाइन तो नहीं दिख रही किसी को? मैं शुरू से सर्कल नहीं ले रहा, 2D में नहीं ले रहा हूँ। आपने पॉइंट सोर्स ली तो चारों तरफ क्या बनाया था? जब स्फीयर बनाओगे तो स्फीयर तो ऐसे ही बनेगा ना, तो इधर की तरफ ये गया, फिर आगे फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ऐसे तो जाएगा। तो ये लाइन है कि सरफेस है? सरफेस है ना। तो अब हम क्या करेंगे? पहले हमने क्या करा? c इंटू टी लेकर क्या कर लिया? रेडियस लेके क्या बना लिए? स्फीयर। स्फीयर क्यों बना लिए? पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है? कह रहा है जी प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट आएंगे सारे फ्रेश सोर्स का काम करेंगे और उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट निकालेंगे जितनी सोर्स निकाल रहा था। तो हमने c इंटू टी लेके गोले बना लिए। अब गोलों पर क्या डाल दूंगा? टेंजेंशियल सरफेस। थोड़ा तुम मिलते हैं बनाने से। तो ये कितने टाइम पे बन गया? तो ये कौन सा वेव फ्रंट आ गया मेरा? और ये वाला कौन सा था? बनाइए। Every point on the primary wavefront becomes the fresh source of secondary wavelets that spread out in the medium. Wavelets क्या होते हैं? प्राइमरी वेव फ्रंट से आगे पैदा होने वाले सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं। सुअर के बच्चों को क्या बोलते हैं? पिग के बच्चों को क्या बोलते हैं? पिगलेट्स बोलते हैं। वेव के बच्चों क्या बोलते हैं? बस ऐसे ही याद करो। पहले प्राइमरी वेव फ्रंट बनेंगे, बाद में फिर ये सुअर के बच्चे बनते चले जाएंगे, मतलब वेव के बच्चे बनते चले जाएंगे। एक वेव आई, फिर उसने अगली वेव पैदा कर दी, वेव फ्रंट पैदा कर दिया, फिर उसने नया वेव फ्रंट पैदा कर दिया, ऐसे वेव फ्रंट्स बनते चले। लिख मत लेना निकम्मो, रिकॉर्डिंग वैसे हो रही है। अब कोई जरूरी भी नहीं है वेव फ्रंट ऐसा ही आ रहा हो सकता है ऐसा आ रहा हो, हमें क्या पता। ये पहला प्राइमरी वेव फ्रंट आ गया, इसके ऊपर गोले बना लो। कितना रेडियस? ct, टेंजेंशियल सरफेस डाल लो। ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट आ गया। इसमें कौन सी मुश्किल चीज है जी? वेव फ्रंट ओवरलैप कैसे करेंगे? टी टाइम के बाद ये यहीं थोड़ी खड़ा रहेगा, जाएगा तो आगे। क्या हो जाना चाहिए? फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी से तो प्रॉपर्टी केवल सोर्स प्रॉपर्टी से क्या मतलब है? कैसे? फ्रीक्वेंसी सेम है, एनर्जी सेम रही, क्या बदला? हाँ, नए नए वेव फ्रंट्स बनाता चलेगा, आगे बढ़ता जाएगा। हाँ कम नहीं हो जाएगा। होता है, लेकिन उसके तो कारण कुछ और हुआ। उसके तो कारण कुछ और हुआ, एनर्जी कहीं ना कहीं डिसिपेट हो गई, कुछ और हुआ उससे।
सन से लाइट आ रही है, कुछ लाइट कोर से आ रही है, कुछ कोर के पिछले हिस्से से आ रही है, कुछ कोर से नहीं से आ रही है। क्यों अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आ रही है, क्यों अलग अलग तरह के वेवगाइड देखते हो, क्यों अलग अलग तरह के अल्ट्रावायलेट एक्सरे और अल्ट्रावायलेट उसमें आती है, क्यों आती है, विजिबल आती है उसके अंदर, क्यों आती है, क्योंकि सन के अलग अलग हिस्सों पर टेम्परेचर अलग अलग है। अलग अलग टेम्परेचर से जो लाइट निकलती, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, वहाँ पर पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है वो अलग अलग तरह का, सबकी फ्रीक्वेंसी भी सेम नहीं है। इसलिए सनलाइट में सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं है, सन के अलग अलग हिस्सों से रोशनी आती है। बेटा मैं पुलाव बनवा रहा हूँ, बिरयानी बनवा रहा हूँ, ऐसा ना करा तो मेरा पढ़ा रहा हूँ क्लास में, अब तो रह गया ना, शाही पनीर सिखा दिया बनाना। चलो आगे लो। तो अलग अलग जगहों से लाइट आएगी, अलग अलग टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर अलग होगा तो गैस के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन अलग अलग होगी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो उनकी एनर्जी अलग होगी। तो आपके पास सनलाइट में एक सोर्स नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना, इसलिए ऐसा होता है। दूसरी बात, क्या सन से जितनी एनर्जी की लाइट निकलती है सारी पहुंच जाती है हमारे तक? बीच में तो बहुत सारा एटमॉस्फेयर स्कैटरिंग भी हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी होता हुआ एनर्जी का बहुत कुछ होता है, काफ़ी चीज़ें पूरे से कुछ तो एक बार लगा दो सारे पे फैल जाएगा, लॉसेस तो आएंगे। आगे लिखो, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ये दो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, दोनों अच्छे से समझ के कर लेना है। रिफ्लेक्शन LEC, रिफ्लेक्शन LEC, रिफ्लेक्शन नहीं बोला मैंने, LEC। साथ ही रहेगा यार, स्कूल में भी ऐसा ही है क्या? अच्छा देखो तो ये बना दिया हमने, ये सिल्वर्ड सरफेस दिखा दिया। मैंने आपको पहले ही बोला रेज नहीं आएंगी, वेव फ्रंट आएंगी। अब हम रेज नहीं लेंगे, अब हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेंगे, फ्लक्स लेंगे। ऐसे हम एक दो रे नहीं लेंगे, अब हम वेव फ्रंट लाएंगे। ऐसे वेव फ्रंट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, उसमें वेव के सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, बस कर, ठीक है ना? बने बनाइए दूर से देख पा रहा है आप लोगों को? पीछे जो बच्चे बैठे हैं, पीछे वाले बच्चों वहाँ नहीं दिख रहा? आगे आ जा, फिर तुम देख क्या रहे हो? देखा इस साइड चश्मा बदलवा लो। कितना नंबर हो गया तेरा? पता ही नहीं है। ऐसे लगेगा। चलिए शुरू करते हैं।
बन गया? बेटा कॉपी दे दो बच्चों को पीछे। ये बन गया हो तो नहा लेना आगे बैठना होगा, सीट खाली पड़ी है तो बैठ जाते हैं आप। ड्राइंग को बना के याद भी कर दीजिए उनको, देखिए उसको बना रहे हैं आर का एंगल कौन बनाया, दो सी बैठा हुआ नाम देखिए हमारे पास दो लाइट रेज तो मैंने वैसे दिखा दिए। आया क्या है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट और रे आपस में कैसा होता है? परपेंडिकुलर। तो हमने ए बी को वेव फ्रंट बना दिया। अब देखिए ये वेव फ्रंट आया, ये वेव फ्रंट ऐसे आया, ऐसे आया। कौन सा हिस्सा पहले टच कर गया? नीचे वाला कर गया ना। जब ये वेव फ्रंट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ए पॉइंट पहले टच हो गया शीशे से, तो ये क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम मोड तक चला जाएगा। जितनी देर में ये पॉइंट बी ए डैश तक पहुंचेगा, ये वाला तो ऑलरेडी पलट चुका होगा वापस, गया तो सेम मीडियम में ही। तो लाइट की स्पीड अगर यहाँ पहले सी थी तो अभी भी सी है। दोबारा सुनिएगा इसको। मान लो लाइट बी से ए डैश तक टी टाइम में पहुंची, लाइट बी से ए डैश तक टी टाइम में पहुंची, कैसे को देख रहा? नहीं पहुंची, पहुंच गई। हाँ कर, तो बी ए डैश कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। बताओ मैंने क्या समझा है? मैं शर्मा यहाँ से यहाँ तक लाइट की स्पीड इस मीडियम में कितनी है? सी। मान लो बी से ए डैश तक आप टी टाइम में पहुंचे, तो स्पीड इनटू टाइम क्या देगा? डिस्टेंस। उतने टी टाइम में ये जो लाइट पहले ही ए पर आ चुकी थी वो तो रिफ्लेक्ट हो गई होगी, वो कहाँ पहुंच गई? ए से बी डैश, वो भी कितना डिस्टेंस होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो यानी ये दोनों डिस्टेंस बराबर है कि नहीं? क्या प्रूव करने जा रहे हो? पहले तो ये देख लो। रिफ्लेक्शन प्रूव करना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने वाले हो वेव थ्योरी के बेसिस पर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम यूज प्रूव करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेव थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं। तो लाइट की वेव्स आ रही है, तो वेव फ्रंट आ रहा है। वेव फ्रंट का पहले निचला हिस्सा टकरा गया तो वो रिफ्लेक्ट हो गया। जितनी देर में वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा टी टाइम में, उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, ये एंगल आई और ये एंगल आई, ये एंगल आर और ये एंगल आर, ध्यान से देख लेना। ये वही प्रॉपर्टी है कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये वाली लाइन आ रही है और ये वेव फ्रंट आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। और ये डॉटेड वाली लाइन क्या है? नॉर्मल। और ये शीशा आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर। तो देखो जरा, इन दोनों के बीच में अगर एंगल आई है तो इसके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल भी कितना हो गया? आई हो गया। ऐसे उधर आर हो गया, ऐसे उधर आर हो गया। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए? चेक करो। हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला एंगल हाइपोटेन्यूज कॉमन है, 90 का एंगल है, हाइपोटेन्यूज कॉमन है। और ये देखो दोनों साइड क्या लग गई? RHS लग जाती है इसमें। RHS लग गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिंप्लिसिटी से आई किसके बराबर हो गया? यही लिखना, यही लिखना। अब लिखवाऊंगा तो और भी समझ में आएगा, नहीं आएगा दोबारा पढ़ाएगा।
लिखो, लेट अ प्लेन वेव फ्रंट बोलो, let a plane wavefront AB be incident on a reflecting surface on the reflecting surface, full stop. आगे लिखो, the wavefront touches the reflecting surface, the wavefront touches the reflecting surface first at point A and last at point A dash. ठीक है, लास्ट एट टाइम A dash, फर्स्ट एट टाइम A, लास्ट एट टाइम A dash. आगे लिखो, बाय द टाइम, फुल स्टॉप करके अगला लाइन कैपिटल B, बाय द टाइम वेव reaches from B to A dash, reaches from B to A dash in time small t, small का दिखता छोटा t, in time t, comma secondary waves starting from A, secondary waves starting from A will travel a distance कितना, ये लिख, ठीक है. अब इतना भी आसान नहीं है जितना समझा दिया, चीजों को समझो, थोड़ा सोचो. जब लाइट यहाँ डली होगी तो ये पॉइंट वेव फ्रंट का फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, अपनी लाइट निकालेगा. आप कितनी देर बाद दूसरा वेव फ्रंट चेक करना चाहते हो, टी टाइम के बाद, तो आप C इंटू टी इतना रेडियस लेकर क्या डालोगे, स्फेरिकल आर्क, मतलब स्फेरिकल सरफेस कह लो आप इसको. ये पॉइंट सबसे पहले वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट सबसे पहले कहाँ टकराया, यहाँ. ये पॉइंट क्या करेगा, पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, अपनी लाइट निकालेगा तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, गोला बनाएगा. उस गोले का रेडियस मुझे कितना लेना है, CT. ये CT मैंने गोला बना दी, आर्क लगा दी. इस आर्क के ऊपर क्या डाला था पिछली बार, टेंजेंशियल सरफेस. क्या डाला था, टेंजेंशियल सरफेस. तो ये A डैश B डैश को टेंजेंट लाइन नहीं है, क्या है ये, A डैश B डैश क्या है, लाइंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, टेंजेंशियल सरफेस है. फिर वही चीज है, कौन सा पोस्टुलेट यूज किया है, दूसरे वाला. क्या बोला था उसने, कह रहा अगर एक वेव फ्रंट के बारे में पता है तो दूसरा वेव फ्रंट अगर पता लगाना है टी टाइम के बाद तो टेंजेंशियल सरफेस डालो उसके ऊपर टी टाइम के बाद. तो हमने क्या करा, इसको पॉइंट सोर्स माना, यहाँ से लाइट निकाली ऐसे करके, और टी टाइम के बाद यहाँ हमने इस पर टेंजेंशियल सरफेस डाल दिया. तो नया वेव फ्रंट की शेप कैसी आई, A डैश. लाइंस नहीं सिखा रहा हूँ, सरफेस बोल रहा हूँ बार बार, टेंजेंशियल सरफेस का. We draw a tangential surface A dash B dash to the spherical arc, to the spherical arc surface, to the tangential arc, full stop. A dash B dash is the reflected wave front.
एक मिनट यार, गला कुछ ज्यादा बचना ही भाई और चल A dash B dash is the reflected wave front and 1 dash 2 dash are the reflected rays. बस अब खत्म करो, लिखो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डैश के डैश। 12वीं क्लास में प्रूव करने की जरूरत नहीं कि RHS से प्रूव हुआ फला से हुआ। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बाय इसका कोई दूसरा लॉ भी होता है क्या? इसका कोई दूसरा लॉ भी होता है क्या? All lines इन same. सेम प्लेन। लिखो ये लास्ट लाइन खत्म करो। द इंसिडेंट रे 1 द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे 1 डैश। The incident ray 1, the normal and the reflected ray 1 dash lie in the same plane. In the same plane. आपके एग्जाम में इन दोनों में से एक जरूर आएगा जो एक करवा दिया और एक करवा रहा है। Refraction on the basis of wave field. खड़े क्यों हो रहे हो? दिख नहीं रहा तुम ऊंचा ऊपर लिखो। अच्छा वैसे ही चलो बढ़िया। रिक्लाइनर्स लगवाने पड़ेंगे। है निकल यार, तभी आएगा मजा। अब समझ गया क्या कह रहा है। ये 2 लाइट रेज हमने डाल दी। इस बार मीडियम बदलेगा। पिछली बार लाइट टकराकर उसी मीडियम में चली गई थी तो स्पीड पे फर्क नहीं पड़ा, अब की बार पड़ेगा। इसका स्पीड c1, मीडियम स्पीड c2। लिखिए बनाइए फटाफट। ये क्या है? ये तो खड़ा हो जाएगा। हाँ खड़ा हो जाएगा। पीछे बैठना है। बहुत पीछे बैठेगा तो क्या कर सकते? हाँ अब वहीं बैठेगा तो कर सकते। आगे बैठेगा तो इनको सबको मार पीट के भगा देगा उसके बाद। हाँ छोरी है तू। उससे कह रहा है कि तू ट्रेनिंग के वहाँ पे आया बता। बस यही काम और रह गए। अंदर की स्त्री तो बाहर निकली रहती है तुम्हारी, ये काम होता है। अबे पढ़ते वक्त तो चुप रहा करो। हेडिंग तो नंबरों की हुई है तुम्हारे, सारे उखड़ गए, बचा ही कुछ नहीं। हो नहीं गई, नहीं हो रही तो हो जाएगी। तो परेशान हो रहे हो। वेव फ्रंट आया, कोई खास बदलाव नहीं। अगर आप ध्यान से देखो पिछली बार की तरह वेव फ्रंट का पहला हिस्सा नीचे वाला वो पहले टकरा गया और दूसरे मीडियम में वो पहले घुस गया। जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ये ऑलरेडी नीचे पहुँच चुका हो। वही सब करना। लिखो
पता नहीं था लॉयंस वाले ऐसे शौक भी रखते हैं। अरे अच्छा अच्छा, उसके बाद चल मतलब एक तो होते हैं छिछोरे, एक होते हैं टॉप क्लास के छिछोरे, उस लेवल पे पहुंचते जा रहे हो। क्वालिटी ऑफ टॉक्स क्या होती है तुम्हारी? वैक्सिंग करा क्या क्या बातें करते हो? इतना तो लड़कियां भी नहीं करती, तब तुम करते हो, छिछोरी करते हो। अब पढ़ाई की बात करो, पॉलिटिक्स की बात करो, कुछ समझ में भी आए। जिंदगी में क्या करेगा? वैक्सिंग करोगे? बैठ जाओ सर में आना, सूट लगा दे, बोले चलो आओ भाई आ जाओ, कानों की वैक्सिंग करेंगे। बेशर्म नहीं, घटिया बात है, करो आगे। मेहंदी भी सीख लो, करवा चौथ आ रहा है, थोड़े पैसे कमा लो, बैठ जाना स्टूल लेके वहाँ पे सर लगा दे। बेटा ये हंसने की बात नहीं है, जिस किस्म की चीज़ों में बातचीत करते हो ना, वो तुम्हारी जिंदगी बनाती है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। समझा ही सकता हूँ मैं तुम्हें। देखो जरा, दोबारा देखेंगे प्लीज। 1 और 2 हमारी इंसिडेंट रेज आ गई, ये ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई। ए बी क्या है? वेव फ्रंट। कौन सा? प्राइमरी वेव फ्रंट है ना, मतलब एक वेव फ्रंट मुझे मालूम है, रिफ्रैक्शन के बाद अगला वेव फ्रंट कैसा बनेगा वो बताना है, वो बताना है कहाँ जाएगा। तो ए बी में जैसे ही आया तो ए पहले टच कर गया, जैसे ही ए टच किया तो ए तो दूसरे मीडियम में घुस गया, तो ए मान लो टी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुंच गया। सुन रहे हो बात को? ए जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच गया यहाँ पर। मुझे बता सकते हो ए बी डैश कितना होगा? क्या? सी टी नहीं, अब सी अलग अलग है। C2T। टी टाइम कौन सा टाइम? टी टाइम कौन सा टाइम? जितने टाइम, मान लो B से वेव फ्रंट A डैश तक कितने टाइम में पहुंच रहा है, उतने टाइम में पहले वाला वेव फ्रंट कहाँ पहुंच गया वो हमें देखो। बात समझ लो, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में पहुंचा, तो 1 सेकंड में ये भी तो आगे निकल गया होगा, ये भी तो आगे निकल गया होगा। ये कहाँ तक पहुंच गया? मान लो ये B डैश तक पहुंच गया, मान लो ये B डैश तक पहुंच गया। हम क्या करते हैं हर बार? इसको क्या मानते हैं? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स से क्या निकलेगी? वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये बना दिया स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट पे क्या डालोगे? टेंजेंशियल सरफेस। ये डाल दिया टेंजेंशियल सरफेस, और ये टेंजेंशियल सरफेस क्या देता है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये A डैश B डैश क्या है? वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। और ये AB क्या है? वेव फ्रंट बिफोर रिफ्रैक्शन। ये बात समझ में आ रही है? कोई मुझे बता सकता है B A डैश कितना होगा? C1T। बहुत बढ़िया, C1T। फर्क है इस बार, स्पीड दोनों मीडियम में सेम नहीं है। यहाँ स्पीड C1 है, यहाँ स्पीड C2 है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ डिस्टेंस कैसे निकालोगे? स्पीड इनटू टाइम। तो वही है, लिखो कोशिश। हाँ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने लिखी थी इनके दोनों के अलग अलग। लिख, वी हैव टू मीडिया separated by, we have two media separated by। कल से जितने चश्मे वाले बच्चे हैं, लड़कियां हो चाहे लड़कियां हो, आगे बैठेंगे भी, बाकी बच्चे थोड़ा थोड़ा पीछे चुप हो जाते हैं, कम से कम इनके चश्मे पुराने हो गए। We have two media 1 and 2 separated by a refracting surface XY। ठीक है, ठीक है। they are refracting, क्या होता है? separated by a media XY।
सेपरेटेड बाय दिस ये लाइन मिल रही है नेक्स्ट वन, ठीक है। mu1 and mu2 आर देयर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। आगे लिखो प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन क्यों बोला मैंने इसको? प्लेन वेव फ्रंट कहाँ से बनता है? पैरेलल लाइट रेस से। पैरेलल लाइट रेस, तो ये कैसा वेव फ्रंट है? लाइन नहीं है, वेव फ्रंट है, सरफेस है, सरफेस है, सरफेस है। लिखो अ प्लेन वेव फ्रंट AB इज इंसिडेंट ऑन, a plane wavefront AB is incident on the refracting surface. आगे लिखो the wavefront touches first of all at point B क्या हो गया? ठीक है लिख लो, मेरे थोड़ी बोर्ड के पेपर 30 भी ले लेना तो पूरी। अबे जाने तो रहो, कम से कम बी क्यों लिख लिया? कहाँ टच कर रहा है पहले पॉइंट पे, तो फिर बी क्यों लिख रहे हो? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टचेस एट पॉइंट ए एंड लास्ट एट पॉइंट ए डैश। आगे लिखो time taken by the disturbance to travel from B to A dash, to travel from B to A dash। दीपांशु कितना टाइम लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? B A dash कितनी स्पीड से? C1 से। आ रहा है छुट्टी समझ में? आगे लिखो ड्यूरिंग द टाइम, आगे ड्यूरिंग द टाइम द डिस्टर्बेंस रीचेज फ्रॉम, ड्यूरिंग द टाइम द डिस्टर्बेंस रीचेज फ्रॉम B to A dash B to A dash in time t, comma secondary wavelets starting from A will travel a distance AB dash will travel a distance AB dash equal to C2t और टाइम किसके इक्वल है? अभी लिख कर आयो BA dash upon C. BA dash upon C1, BA dash upon C1। अब आगे लिखो with A as center, with A as center क्या करेंगे हम? spherical surface draw करेंगे। with A as center we draw a spherical arc of radius AB dash, radius AB dash, ठीक है, C2T रेडियस AB डैश। ठीक है, आगे देखिए नाउ ड्रॉ द टेंजेंशियल सरफेस। कौन सा नाम है इसका? भी शर्मा, एक मिनट बोलना नहीं कोई और। ड्रॉ द टेंजेंशियल सरफेस, नाम क्या है? A dash B dash, थैंक यू। A dash B dash on this spherical arc, on this spherical arc। ईशांक, ये A dash B dash क्या बना? नहीं, क्या बना? सेकेंडरी वेव फ्रंट। लिख लो A dash B dash is the refracted wave front,
A dash B dash is the refracted wave front. करना क्या रिफ्रैक्शन प्रूव करें। रिफ्रैक्शन का लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ sin i by sin r equals to ऐसा कभी हमने कुछ कराएंगे। शुरू करते हैं और ये मैंने बता चलो असली तो यही प्रूव करना है ना sin i by sin r equals to म्यू। एक बार म्यू बता दो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही होता है ना म्यू। ये एब्सोल्यूट म्यू आ गया। रिलेटिव कहोगे तो एक मीडियम के मुकाबले में दूसरे वाले की कर लेंगे, ठीक सर। अच्छा ये आई आर तो बताने की जरूरत नहीं है, जो एंगल दो लाइंस के बीच में वही उनके परपेंडिकुलर, तो इसलिए ये आई तो ये भी आई और ये आर तो ये भी। अच्छा साइन आई बाय साइन आर निकालो। पहले एक लाइन लिख दो, वेरियस एंगल्स आर शोन इन द फिगर। डेरिवेशन में तो करना ही पड़ेगा ना। आज वहाँ से मैं फिर A dash कहाँ पर A dash और नॉर्मल और देख लेंगे मुझे भी क्यों बनेगा। इस लाइन के ऊपर तेरा एक्स वाई आ रहा है और इस लाइन के ऊपर तेरा ये यही तो है। लिखो आप, नहीं आया? अरे इस डॉटेड लाइन के ऊपर एक्स वाई आ रहा है। अरे ये देखना इसके ऊपर, अब तो मैं खराब कर सकता हूँ उसको। ये हो गया। और दूसरा एंगल किस लाइन के बीच में बन रहा है? इस इन दोनों के बीच में ही तो है यार, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कहाँ डाला? ये आ रही तो आई नहीं है। A dash और नॉर्मल वाला आज भी कंसीडर करेंगे। ए डैश और जो नॉर्मल है ये हाँ इधर आ रहा है। यहाँ से मुझे करना ही नहीं, तो यहाँ वाला आर देख रहा हूँ, उधर में देख नहीं रहा। आएगा तो हम सेम आएगा। सेम होगा ना। आगे लिखो साइन आई बाय साइन आर निकालो जरा इस ट्राइंगल से। निकलवाओ प्लीज जल्दी से। साइन आई निकलवाओ। 90 के सामने देव क्या है? हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है? हाइपोटेन्यूज क्या है? आगे चलो, ठीक है ना। साइन आर परपेंडिकुलर कौन सा है? ये। और हाइपोटेन्यूज ये तो कट गया, क्या बचा? अभी जो रिलेशन लिखकर आए थे ना, जो मैंने यहाँ से मिटा दिया, अभी तो लिखा ही हुआ है। ए बी डैश किसके इक्वल लिखा था आपने? अभी लिखकर आए थे ना पीछे, वहां से निकल सकता है क्या ये? ए डैश बी अपॉन बी डैश ए। C2 पर आएगा, C2 बाय नहीं यार उल्टा, इसको नीचे ले गया हूँ ना, बी डैश इधर आ गया, तो ये किसके बराबर आ गया? एक्चुअल में स्नेल्स लॉ होता क्या है? स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाय साइन आर इज अ कांस्टेंट। बाद में आपने इसको डिफाइन किया कि कांस्टेंट किसके बराबर है? आपने कहा जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो आप अगर गौर से देखें तो ये दोनों मीडियम में स्पीड की जो रेशो है वो सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा, विच इज अ कांस्टेंट, विच इज ठीक है। बोलो, this constant is called refractive index of the second medium with respect to first medium. मुस्कान, जब लाइट 1 से 2 में जाती है तो ऐसी लिखती है बेटा, इसको आगे क्या लिखती है? μ2 by μ1। तो लाइट कौन से मीडियम से किस में घुसी है?
1 से 2 में गई है, ऐसे बोल 1 से 2 में गई है, क्या पढ़ेगी इसको? पढ़ेगी क्या इसको? अनुष्का क्या पढ़ेगी? ये भी ऐसे बोल रही थी, नहीं बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, लिख लिया ना आपने? तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू C1 बाय C2। भाई फिगर नहीं दिख रही है, ये भी नहीं दिख रहे, ये दिख रहे। साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू C1 बाय C2 या μ2 बाय, और μ2 बाय μ1 को क्या लिखते हो आप? 1 μ। लिख लो फटाफट, which is Snell's law। अब देखो एक बार, अगर if first medium is vacuum, मान लो लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में घुस गई है, तो μ1 कितना हो जाएगा? अरे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? और मान लो ये μ2 कितना है तुम्हारा? इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये रिलेशन में क्या फर्क आएगा? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 μ2 इज इक्वल टू क्या ले लिया? तो साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल हो गया? μ2। और म्यू किसके इक्वल हो गया? कैसे हो गया? C बाई वी। हिमांशु C1 माने इसमें लाइट की स्पीड कितनी हो गई? C, और इसमें मान लो हो गई V, तो C बाई वी क्या आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आ गया। निष्ठा आया समझ में थोड़ा बहुत? परसों की क्लास अगर किसी ने छोड़ी में रिवाइज नहीं कराऊंगा, पहले कराऊंगा ना, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, आ रहा हो तो आया। परसों की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है इंटरफेरेंस का। एक ढेला समझ में नहीं आएगा अगर आपने कल परसों क्लास छोड़ दी, कुछ नहीं समझ में आने का। परसों की क्लास से स्टार्टिंग होगी और अगले 2 दिन चलेगी वो क्लास। बस आज इतना ही करो, एक लाइन दूसरा लॉ तो रहेगा। मैं एक लाइन भी लिखी, द इंसिडेंट रे 1 the refracted ray 1 dash and the normal at the point of incidence lie in the same plane. Lie in the same plane. Lie in the same. Bas, इतना ही